हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम आपके लिए ला रहे हैं सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो छत्तीसगढ़ में होने वाली समस्त लोक सेवा परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लेक्चर पसंद है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे हमारे चैनल में आने वाली नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्थापना। बात करें छत्तीसगढ़ की स्थापना की तो आजादी के पहले या स्वतंत्रता के पहले तो छत्तीसगढ़ है वो 14 रियासतों और ब्रिटिश आधिपत्य 3 क्षेत्रों रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में विभाजित था। ये जो 3 क्षेत्र थे इन्हें ही खालसा क्षेत्र बोला जाता था और इनका जो मुख्यालय था वो रायपुर था। रायपुर इनका मुख्यालय था। मुख्यालय 1948 में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद जब 1948 में 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद 1948 में राज्यों का विलयीकरण किया गया, जिसके तहत ये 14 रियासतें और प्लस ये तीनों जिले रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, इसे सेंट्रल प्रोविंस में शामिल किया गया। मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा बनाइए। फिर इसके बाद 1 नवंबर 1956 को जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, 1 नवंबर 1956 को जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो यही 14 रियासतें और रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग मध्य प्रदेश में शामिल हुए। उसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के द्वारा। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। ये जो छत्तीसगढ़ राज्य था ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित था, जो कि मध्य प्रदेश का 30.48% हिस्सा कवर करता था। और जब ये राज्य बना, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उसमें 16 जिले सम्मिलित थे। अब देखिए कि ये 16 जिले कौन कौन से थे। ये जो 16 जिले थे वो थे कोरिया, सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कबीरधाम, राजनांदगांव, महासमुंद, रायपुर,
धमतरी, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा। ये 16 जिले थे। कोरिया, सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद, रायपुर, धमतरी, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का 10वां बड़ा राज्य है, जो कि भारत का 4.11% हिस्सा कवर करता है। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देखें तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है 2.55 करोड़ और इस जनसंख्या के आधार पर यह भारत का 16वां बड़ा राज्य है, जहां पर भारत की कुल 2.11% जनसंख्या निवास करती है। ये वो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। हमने देखा छत्तीसगढ़ की स्थापना की स्वतंत्रता के पहले जो छत्तीसगढ़ है वो 14 रियासतों और खालसा क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में विभाजित था। 1948 में रियासतों के विलयीकरण के साथ ये जो 14 रियासतें और जो खालसा क्षेत्र थे वो मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा बने। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में शामिल हुआ ये 1 नवंबर सन 1956 को। फिर 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का 30.48% हिस्सा लेके अलग हुआ था। जब ये राज्य बना था छत्तीसगढ़ तो उसमें 16 जिले सम्मिलित थे। ये उसके 16 जिले। क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 10वां बड़ा राज्य है और भारत का कुल 4.11% हिस्सा जो है इसमें सम्मिलित है। जनसंख्या देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या है 2.55 करोड़, जो कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से 16वां राज्य है, जहां पर पूरे भारत की 2.11% जनसंख्या निवास करती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के वन संसाधन की। वन संसाधन देखें तो छत्तीसगढ़ का 59772 किलोमीटर स्क्वायर 59,772 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो वनाच्छादित है। इस एरिया में तीनों प्रकार के वन सम्मिलित हैं: आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ये जो 59,772 किलोमीटर है ये पूरे भारत का 7.74% हिस्सा कवर करता है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का 44.2% हिस्सा वनाच्छादित है। और इसी के साथ जो छत्तीसगढ़ है वो राज्य के वनावरण में तीसरा स्थान रखता है। अब अगर बात करें छत्तीसगढ़ में शासन व्यवस्था की, तो हमें पता है कि जो भारत में शासन केंद्र स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर स्थानीय स्तर पर, जिसमें आ जाते हैं ग्रामीण और शहरी शासन या शहरी व्यवस्था। बात करें अगर केंद्रीय शासन की तो केंद्र में होते हैं राष्ट्रपति,
राज्यसभा और लोकसभा। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रपति नहीं है। राज्यसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में कुल 5 है और लोकसभा की 11 है। बात अगर करें राज्य की तो राज्य में होते हैं राज्यपाल, विधान परिषद, और विधानमंडल। विधानमंडल छत्तीसगढ़ में एक राज्यपाल है और विधान परिषद छत्तीसगढ़ में नहीं है। विधानमंडल की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में विधानमंडल की कुल 91 सीटें हैं, जो कि 90 निर्वाचित और जो एक है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। मनोनीत। अब अगर बात करें स्थानीय शासन व्यवस्था की तो उसमें ग्रामीण और शहरी व्यवस्था की। ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण शासन व्यवस्था की बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अब ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको लागू करने वाला सबसे पहला जो राज्य था वो था मध्य प्रदेश, क्योंकि जब ये व्यवस्था लागू हुई थी 1992 में छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का भी हिस्सा था। तो इसी से हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई उसमें छत्तीसगढ़ का भी उल्लेख है। अब अगर देखिए ये पंचायती राज व्यवस्था क्या है तो इस व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की बात की गई, जिसमें सबसे पहले होगा जिला पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर ग्राम पंचायत। अब अगर बात करें शहरी व्यवस्था की तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय शासन की व्यवस्था की गई। कथा हमारे पास है नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। यह है छत्तीसगढ़ की शासन व्यवस्था, जिसमें केंद्र में देखें तो राज्यसभा की 5 सीटें, लोकसभा की 11 सीटें हैं। राज्य में राज्यपाल विधान परिषद नहीं है और विधानमंडल की 91 सीटें, जिनमें से एक मनोनीत है। बात करते हैं अगर स्थानीय प्रशासन की तो उसमें ग्रामीण और शहरी आते हैं। ग्रामीण की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की बात की गई, जो कि है जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। बात करें अगर शहरी प्रशासन की तो उसमें 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी प्रशासन की बात की गई, जिसमें नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत का गठन किया गया। अब आगे हम देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ है उसके मुख्य प्रतीक कौन कौन से हैं। बात करें अगर छत्तीसगढ़ के प्रतीकों की, राज्य के प्रतीक की, इसमें सबसे पहले देखते हैं राजधानी। छत्तीसगढ़ की जो पहली राजधानी थी वो थी रतनपुर, जो कि 1758 में बिम्बा जी के द्वारा बनाई गई थी। बिम्बा जी के द्वारा बनाई गई थी। फिर इसकी राजधानी हुई रायपुर सन 1818 में। वर्तमान राजधानी की बात करें तो वो है नया रायपुर, या जिसका अब नाम हो गया है नवा रायपुर, और ये राजधानी बनी थी सन 2012 में। ठीक। अब अगर बात करें छत्तीसगढ़ की संरचना की कि इसकी संरचना किस प्रकार है, ये किस प्रकार दिखता है, तो जो छत्तीसगढ़ की संरचना है वो है समुद्री घोड़े की तरह।
समुद्री घोड़े की तरह, जिसका वैज्ञानिक नाम है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। अगर हम देखें छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा। वन भैंसा, जिसका कि वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी, जो कि है पहाड़ी मैना। जिसका वैज्ञानिक नाम है क्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय वृक्ष है वो है साल या सरे, जिसका कि वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्टा। तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ के प्रतीकों की, जिसमें हमने देखा छत्तीसगढ़ की राजधानी, जो सबसे पहली राजधानी थी छत्तीसगढ़ की वो थी रतनपुर 1758 में, जिसे बिंबा जी के द्वारा बनाया गया था। रायपुर 1818 में बनी। जो वर्तमान राजधानी है वो नया रायपुर, जो कि 2012 में बनी थी। जो छत्तीसगढ़ की संरचना है वो समुद्री घोड़े की तरह है, जिसका वैज्ञानिक नाम हिप्पोकैम्पस है। समुद्री घोड़ा और दरियाई घोड़ा दोनों अलग अलग होते हैं। जो छत्तीसगढ़ की संरचना है वो समुद्री घोड़े की तरह है, ना कि दरियाई घोड़े की तरह। राजकीय पशु है वन भैंसा बुबेलस बुबेलिस। पहाड़ी पक्षी, राजकीय पक्षी जो है वो है पहाड़ी मैना, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। और अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो है शोरिया रोबस्टा। तो दोस्तों हमने देखा छत्तीसगढ़ के कुछ प्रतीकों के बारे में। अब हम शुरू करेंगे अध्याय 3 संभाग एवं जिला दर्शन। दोस्तों इस अध्याय में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के संभाग और जिले। आज हम जिस संभाग की चर्चा करने जा रहे हैं वो है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग बना था 1956 में। रायपुर संभाग बना था 1956 में। अगर हम बात करें इसके पड़ोसी या रायपुर संभाग से लगे जिले, पड़ोसी जिले व पड़ोसी राज्य की, तो रायपुर संभाग से संलग्न जिले हैं मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोंडागांव। और ये इसकी सीमा रेखा एक दूसरे राज्य से मिलती है उड़ीसा से। तो देखिए इसके संलग्न जिले हैं रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, कांकेर और कोंडागांव। कुल 9 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। 9 जिले और एक पड़ोसी राज्य उड़ीसा।
उड़ीसा। अब अगर बात करें कि इसके जो जिले हैं उनकी स्थापना की, तो जो जिले की स्थापना देखें तो सबसे पहले रायपुर, रायपुर जिला बना था 1861 में, और यही रायपुर संभाग बना था 1956 में, और ये संभाग शामिल हुआ था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में शामिल था। अब ये जो रायपुर संभाग था इसका विभाजन हुआ दो बार, इसका दो बार विभाजन हुआ। इसका जो पहला विभाजन था वो हुआ था 1998 में, और इस विभाजन से जो जिले बने थे वो दो जिले थे, एक था धमतरी और एक था महासमुंद। इसका दूसरा विभाजन हुआ था 2012 में, और इस विभाजन से जो दो नए जिले बने थे वो थे बलौदाबाजार और एक जिला था गरियाबंद। तो हमने देखा जो रायपुर है वो जिला बना था 1861 में, 1956 में यही संभाग बना। इसी रायपुर का विभाजन दो बार हुआ था, एक 1998 में, 1998 में और 2012 में। 1998 में जो इसका विभाजन हुआ उससे दो जिले बने थे, वो थे धमतरी और महासमुंद। 2012 में जो इसका विभाजन हुआ तो उसमें भी दो जिले बने थे, वो थे बलौदाबाजार और गरियाबंद। आइए अब देखते हैं कि ये जो रायपुर संभाग है इसके कुछ मुख्य तहसील और मुख्यालय। हमने देखा एक नेशनल हाईवे 30 NH30 जो सिमगा बलौदाबाजार सिमगा से होते हुए रायपुर आती है। रायपुर आने के बाद ये अभनपुर में दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसका जो एक भाग है वो 130C नेशनल हाईवे 130C के नाम से गरियाबंद होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करता है। इसमें जो तहसीलें पड़ती हैं वो है राजिम, गरियाबंद, मैनपुर और देवभोग। इसकी दूसरी शाखा जो खुद NH30 है वो धमतरी, बालोद, कांकेर, कोंडागांव होते हुए ये जाती है सुकमा तक। सुकमा के बाद फिर ये आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। और ये जो NH30 है यही राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस राजमार्ग में जो दो तहसीलें पड़ती हैं वो है कुरुद और धमतरी। अन्य स्थान देखें तो दुर्ग से एक नेशनल हाईवे 53 आ रही है जो कि आरंग के बाद महासमुंद में प्रवेश करती है, और महासमुंद में प्रवेश होकर ये पिथौरा, बसना, सरायपाली होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। इसी रूट में यह है NH53। इसी रूट से एक नई सड़क निकली है जो महासमुंद और बागबाहरा होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। ये है आपका NH353 नेशनल हाईवे 353। अब सरायपाली से एक राजमार्ग सारंगढ़ तक गया है जो कि है नेशनल हाईवे 153। इसके अलावा एक नेशनल हाईवे 130B जो कि रायपुर से होते हुए बलौदाबाजार से होते हुए रायगढ़ के सारंगढ़ तक जाती है, वो है NH130B। ये जो NH130B है इसमें जो तहसीलें पड़ती हैं वो है पलारी, बलौदाबाजार, इसके पास है लवण, कसडोल और बिलाईड। तो ये तो थे रायपुर संभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग। अब देखते हैं इसके रेल मार्ग के बारे में। इसका जो रेल मार्ग है, एक रेल मार्ग आ रहा है मुंबई हावड़ा
रेल मार्ग मुंबई हावड़ा रेल मार्ग, जो कि रायपुर से बड़ौदा बाजार से होते हुए बिलासपुर तक जाता है या बिलासपुर में प्रवेश करता है। इस रेल रूट में जो दो तहसीलें पड़ती हैं वो है पहला रायपुर का तिल्दा और दूसरा बड़ौदा बाजार का भाटापारा। अब अगर हम बात करें अन्य रेल रूट की, तो एक रेल रूट रायपुर से आरंग, आरंग से महासमुंद, महासमुंद से बागबारा होते हुए उड़ीसा में प्रवेश कर ये टिटलागढ़ कोरापुट होता हुआ बस्तर बैलाडीला तक जाता है। ये वापस नीचे से प्रवेश करेगा। अब अगर देखें हम रायपुर संभाग में पाई जाने वाली नदियों की, तो इसकी नदियां हैं सबसे पहले धमतरी के सिहावा नगरी से निकलने वाली महानदी, जो कि कांकेर के बाद पुनः धमतरी में प्रवेश करती है, और कुरुद, राजिम, फिर इसके बाद राजिम के बाद फिर रायपुर महासमुंद की सीमा रेखा बनाते हुए बड़ौदा से होते हुए जांजगीर में शिवरी नहर तक जाती है, फिर यहां से वो उड़ीसा में प्रवेश करती है। महानदी, इस महानदी पर इस महानदी पर कांकेर में बना हुआ है दुधावा डैम, और धमतरी में इसी पर स्थित है गंगरेल बांध, या जिसे मिनी गोवा भी कहा जाता है, इसी नदी में धमतरी पर स्थित है रुद्री बैराज, आगे चल के इसी नदी पर रायपुर में स्थित है समुदा बैराज। फिर इसके बाद कुछ अन्य नदियां जो महानदी में आकर मिलती है। सबसे पहले यहां पर सिलियारी नदी जो महानदी में जाके मिलती है। इसी नदी पर बना हुआ है मारहमसिल्ली या मुरुमसिल्ली, मुरुमसिल्ली डैम। फिर उसी के बाद एक अन्य नदी जो धमतरी से ही निकलकर सिहावा से निकलकर राजिम में महानदी से मिलती है, वह सोंढूर नदी। इस नदी में परियोजना संचालित है सोंढूर परियोजना। और एक फिर उसके बाद गरियाबंद के मैनपुर से निकलने वाली पैरी नदी जो कि राजिम में जाकर महानदी से मिलती है। ये नदी पर स्थित है सिकासेर परियोजना, जिससे कि विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। उसके बाद अन्य नदी जो कि शूरा तहसील से निकलकर महानदी में जाके मिलती है, ये सूखा नदी। उसके अलावा महासमुंद से निकलने वाली कोडार नदी, इस कोडार नदी पर स्थित है कोडार डैम, या फिर जिसे शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना भी कहा जाता है। उसके अलावा अन्य नदी देखें तो धमतरी से उड़ीसा से आते हुए जोक नदी जो शिवरी नहर में जाके मिलती है, महानदी में जोक नदी। इस नदी पर परियोजना संचालित है जोक परियोजना। उसके पश्चात एक अन्य नदी जो
सरायपाली से निकलते हुए रायगढ़ में महानदी से मिलती है वो है लात नदी। लात। अन्य नदियां देखें तो रायपुर संभाग के पूर्वी में बालोद से निकलकर खारून नदी जो कि रायपुर दुर्ग बेमेतरा की सीमा बनाती हुई शिवनाथ नदी से बड़ौदा बाजार के सोमनाथ में मिलती है। और फिर यहां से जो शिवनाथ नदी है वो फिर शिवरी नारायण में महानदी से मिलती है। और यहां पर 3 नदियों का संगम हो रहा है, जोक नदी, महानदी और शिवनाथ नदी। तो एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं शिवरी नारायण में। उसके अलावा जो राजिम है, राजिम में भी 3 नदियों का संगम हो रहा है, एक महानदी, एक सोंडूर नदी और दूसरा मैनपुर से निकली पैरी नदी। राजिम में भी त्रिवेणी संगम है। ये तो ही रायपुर संभाग की कुछ नदियां एवं उनके कुछ मुख्य स्थान तहसीलों के बारे में। अब देखते हैं इसमें जो वन्य संसाधन है उनके बारे में। यहीं पर रायपुर संभाग में ही धमतरी गरियावन के हिस्से में स्थित है सीता नदी, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य। एक अन्य अभ्यारण्य जो कि महासमुंद और बलौदा बाजार की सीमा पर स्थित है, जो कि है बार नवापारा, जिसका नाम बार और नवापारा 2 गांव के नाम पर रखा गया है। तो ये हमने देखा छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग में उपस्थित नदियां और उनके जो अभ्यारण्य है और उनके कुछ मुख्य तहसील है। अब आगे आने वाली वीडियो में हम ये जो संभाग है, जो रायपुर संभाग है, उसके प्रत्येक जिले का अध्ययन करेंगे। आई होप आपको आज की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।